हेलो +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स। ये लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो शुरू किया था। इसके हम टेक्निक्स और टूल्स ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो देखिए फाइनेंशियल एनालिसिस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ये हमें कैसे हेल्प करता है हमारी बिजनेस की पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी जानने के लिए। तो फर्स्ट है इसमें measuring the operational efficiency of the business. It is very significant that the company must know the operational efficiency of its management. We can analyze the financial statement, the manufacturing, selling, distribution and financial expenses of the current year with the corresponding expenses of the previous year. तो देखिए इसमें हमें क्या है, हमें जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है तो कंपनी की वो हमें इसमें जानने में मदद करता है। ये फाइनेंशियल एनालिसिस जब हम इसका निकालते हैं तो हम ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एनालाइज करके इसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, जितने भी हमारे करंट ईयर के एक्सपेंसेस हैं उसको हम प्रीवियस ईयर के एक्सपेंसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये सारी निकाल के एनालाइज करके हमें इसमें प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है बिजनेस की वो पता चलती है। सेकंड है मेजरिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन. The business must know its financial soundness. We can calculate current and liquid ratios by comparing current assets and current liabilities to ascertain short-term financial soundness. अब बिज़नेस देखिए क्या है, उसको अपनी फाइनेंशियल साउंडनेस मतलब पता होनी चाहिए बिज़नेस को। तो वो हम उसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ये करंट एंड लिक्विड रेशियो, इसको हम कंपेयर करते हैं करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ से, जिससे कि हमें शॉर्ट टर्म हमारे जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो हम असर्टेन इसमें कर सकते हैं, अपना मतलब इसमें पता लगा सकते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वी कैन कैलकुलेट बाय डेट इक्विटी प्रोप्राइटरी एंड फिक्स्ड एसेट रेशियो। इससे हम क्या है लॉन्ग टर्म जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है वो हमें पता चल जाती है। थर्ड है मेजरिंग द प्रॉफिटेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो हमें देखिए ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और अदर एक्सपेंसेस जो है वो शो करता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस और ये जब बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, है ना। तो इससे हमें क्या है, हमारे बिजनेस की जो भी नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट होता है निकलता है, तो हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इससे असर्टेन कर सकते हैं। फोर्थ है सिंप्लीफाइड, सिस्टमैटिक एंड इंटेलिजिबल प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एन इफेक्टिव टूल फॉर सिंप्लीफाइंग, सिस्टमाइजिंग एंड समराइजिंग द मोनोटोनस फिगर्स. अब जब हम एनालिसिस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तो हम इसमें क्या है, ये मतलब इफ़ेक्टिव टूल है, ठीक है ना, जिससे हम फिगर्स को सिस्टमैटिक वे में लिख सकते हैं, समराइज़ कर सकते हैं, है ना। जो उनसी फिगर जहाँ पे जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में जो उनसी फिगर जानी है तो उसको हम वहाँ लिख सकते हैं, बैलेंस शीट में जो उनसी फिगर जानी है वो वहाँ लिख सकते हैं। तो हम ये स्टेटमेंट्स के थ्रू जो है हम फिगर्स को सिंप्लीफाई और सिस्टमाइज वे में लिख सकते हैं। ठीक है, फोर्थ ये था एडवांटेज। फिफ्थ है इंट्राफर्म एंड इंट्राफर्म कंपैरिजन ऑफ द परफॉर्मेंस. एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी मेड विद द प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस ऑफ द सेम फर्म एंड ऑल्सो विद द परफॉर्मेंस ऑफ अदर फर्म्स. जब हम एनालाइज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तो हम इसमें प्रीवियस ईयर की जो परफॉर्मेंस है सेम फर्म की और उसको हम कंपेयर कर सकते हैं दूसरी फर्म की परफॉर्मेंस के साथ। ठीक है, इंट्राफर्म एनालिसिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ अप्रेजल वेयर एज इंट्राफर्म एनालिसिस प्रेजेंट द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म एज कंपेयर टू अदर फर्म्स. मतलब हम इसमें अपनी जो भी हमारे बिजनेस की वीकनेस है, स्ट्रेंथ है और उसके जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो हम क्या कर सकते हैं, इसमें असर्टेन कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है इंडिकेटिंग द ट्रेंड ऑफ अचीवमेंट्स. Financial statement of the previous year can be compared and the trend regarding various expenses, purchases, sales, gross profits and net profit can be ascertained. Cost of goods sold, value of assets and liabilities can be compared and the future prospects of the business can be indicated. जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रीवियस ईयर की कंपेयर करते हैं
तो उसमें हमें जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, परचेजेस, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट्स हैं, तो वो हमें इसमें पता चल जाते हैं, ठीक है ना। तो इससे हम अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो भी हमारे बिज़नेस का है वो हम इंडिकेट मतलब लगा सकते हैं, एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है, ठीक है। तो ये इसके कुछ जो है एडवांटेजेस हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, तो इसका क्या प्रोसेस है? रीअरेंजमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फॉर एनालिसिस इट इज़ नेसेसरी टू reclassify the data contained in the financial statement into purposive classes so that maximum information from every data for analysis can be obtained. तो इसमें हम क्या करते हैं, क्या है इसमें हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो है अरेंजमेंट मतलब लगाते हैं। अरेंजमेंट मतलब इसको करते हैं कि जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है उसको हम सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। फिर है कंपैरिजन आफ्टर द क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। जब हम डाटा क्लासीफाई कर लेते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो उसको हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डाटा को सेम एंटरप्राइज ऑफ द पास्ट पीरियड्स इफ इट इज़ टाइम सीरीज एनालिसिस। तो इसको हम क्या करते हैं, कंपैरेटिव डाटा जो भी हमारा सेम एंटरप्राइज का होता है, मतलब जो भी सेम फर्म का होता है उसका हम पास्ट पीरियड्स उसके साथ हम उसको एनालाइज मतलब कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड है एनालिसिस। कंपैरेटिव फाइनेंशियल डाटा आर देन एनालाइज्ड विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद जो हमारा कंपैरेटिव फाइनेंशियल डाटा है उसको हम जब वो एनालाइज कर लेंगे तो हम उसको क्या है प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी जितनी भी हमारी ये है उसके साथ हम उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। और फोर्थ है इंटरप्रिटेशन। The concluding part of financial statement analysis is interpretation of financial information generated in the process of financial statement analysis. जब हम इसको लास्ट में क्या है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इसको कॉन्क्लूड कर लेते हैं, मतलब इसका जो लास्ट में निष्कर्ष निकाल लेते हैं, तो इसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी हमारी जनरेट हुई है मतलब हमें मिली है, तो उसको हम क्या है इस प्रोसेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की प्रोसेस में जो है उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। द इंटरप्रिटेशन शुड बी प्रिसाइज एंड पॉइंट आउट चेंजेस इन वेरियस फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये कुछ इसके प्रोसेस था कि हम किस किस तरीके से फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। और इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा ये लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं इसकी देखिए। इनकम्प्लीट एंड इनएग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ओनली इंटरिम रिपोर्ट प्रिपेयर्ड फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। ये सिर्फ एक इंटरिम रिपोर्ट है जो अकाउंटिंग पीरियड में ही मतलब जो है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड जो है प्रिपेयर करी जाती है, ठीक है। एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसका फाइनेंशियल पोजीशन जो बिजनेस की है वो हमें इसके क्लोजर के बाद ही मिलती है जब हम लास्ट अकाउंटिंग पीरियड में इसको प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। फिर है सेकंड क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन आर इग्नोर्ड। इसमें क्या है सिर्फ मॉनेटरी टर्म में जो है इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करी जाती है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो इसकी जो क्वालिटेटिव्स इंफॉर्मेशंस हैं वो इसमें इग्नोर हो जाती हैं, जैसे कि गुडविल, हार्मनी, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, कंपटीशन एक्सेट्रा। तो इसमें क्या की जाती हैं ये इग्नोर हो जाती हैं। थर्ड है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सप्लाई हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। दे आर प्रिपेयर्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड बुक वैल्यूज ऑफ द एसेट। डू नॉट प्रेजेंट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ये जो है देखिए ये क्या है सिर्फ हिस्टोरिकल उस पर जो है क्या करता है बनाया जाता है, ठीक है ना। हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड बुक ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एसेट्स पे बनाया जाता है, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। तो इसमें क्या है ये जो है चेंज इन प्राइस, जितने भी प्राइस चेंजेस होते हैं उसको शो नहीं करता है। फोर्थ है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जो है वो बनाया जाता है, उस पर बेस होता है। तो दिस मेक दैम अनरियल एंड इनएग्जैक्ट। Assets are shown in balance sheet on the basis of going concern concept, but some assets may not realize the stated value. जो भी इसमें जैसे assets जो होते हैं वो क्या है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे मतलब जैसे पहले से चले आ रहे हैं वैसे ही शो किए जाते हैं, पर उनकी स्टेटेड वैल्यूज़ जो है इसमें रियलाइज नहीं की जाती, शो नहीं की जाती है, ठीक है। और इसके बाद है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंक्लूजन ड्राइव फ्रॉम देयर एनालिसिस आर इफेक्टेड बाय पर्सनल डिसीजन. There are so many items which are decided by the accountants themselves. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जो कंक्लूजन हम ड्राइव करते हैं, निकालते हैं एनालिस्ट का, वो पर्सनल डिसीजन को इफ़ेक्ट करता है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है निकाला जाता है. तो कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो अकाउंटेंट जो है वो खुद डिसाइड करता है. ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन मेथड, वैल्यूएशन, स्टॉक रेटिंग ऑफ डेफर्ड एक्सपेंसेस एक्सेट्रा डिपेंड ऑन पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट. तो ये कुछ आइटम्स जो हैं जो पर्सनल जजमेंट जो है अकाउंटेंट की पर्सनल जजमेंट पे ही डिपेंड होती हैं. ठीक है, तो ये कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं. और इसके बाद आपका ये चैप्टर नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो चुका है. ये भी सिर्फ थ्योरी पार्ट ही है इसमें, तो आप इसके भी नोट्स जो हैं वो मतलब इसको चैप्टर को अच्छी तरह रीड करके अच्छी तरह समझ लीजिएगा. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू.